हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। एक नए हफ्ते की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत छोटा सा सेशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ इस हफ्ते नहीं रही हैं, ठीक है। तो चलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहली न्यूज़ आपकी क्या है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है बच्चे, ठीक है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, अखबारों की सुर्खियों में आपका छाया हुआ था। तो पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान और निकोबार की राजधानी, इसका नाम बदल करके अब श्री विजयपुरम हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा, श्री विजयपुरम जो है इसका नाम हो गया है। पोर्ट ब्लेयर की अगर हम बात करें तो आपको इसके लोकेशन अगर पूछी जाए तो याद रखना है, अगर हम अंडमान निकोबार को देखेंगे तो इसके दो हिस्से हैं बच्चे। एक अंडमान आइलैंड है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ निकोबार आइलैंड है। ऊपर की तरफ अंडमान निकोबार में ही आपका पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर में जो है अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है जो कि वीर सावरकर के नाम पे है, ठीक है। तो वो भी आपकी न्यूज़ है और ये भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें बताती हूँ फैक्चुअल, जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना कि यह द्वीप क्षेत्र में कभी चोल साम्राज्य, आप जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है चोल डायनेस्टी का जिक्र होता है। तो चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा हुआ करता था ये पोर्ट ब्लेयर जो शहर है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रवेश बिंदु है। अंडमान और निकोबार मतलब जो पूरा का पूरा आपका है, जैसे मैंने आपको कहा कि इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपका यहीं पे बना हुआ है। तो पूरे अंडमान और निकोबार में अगर आपको एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपको पोर्ट ब्लेयर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम, जो पोर्ट ब्लेयर नाम है ना, इसका नाम बॉम्बे मरीन में नौसेना सर्वेक्षक और लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। और ये बच्चे जो आर्चीबाल्ड ब्लेयर थे ना, ये अंडमान द्वीप समूह का गहन सर्वे करने वाले पहले अधिकारी थे, ठीक है। इसीलिए जो है उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था पोर्ट ब्लेयर। अब जो है भारत सरकार ने इसके नाम के चेंज को अनुमति दे दी है, तो इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। अंडमान निकोबार की कैपिटल जो है अब क्या होगी आपकी, पोर्ट ब्लेयर नहीं रही, अब ये आपकी श्री विजयपुरम हुई। अच्छा, अगला जो है आपका एक गवर्नमेंट स्कीम है। इस गवर्नमेंट स्कीम का नाम है आपका पीएम ई बस सेवा या फिर पीएसएम का मतलब है पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये पीएम ई बस सेवा क्या है, सरकार इसमें क्या करने जा रही है। तो कैबिनेट के द्वारा पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दे दी गई है। लगभग केंद्र सरकार के द्वारा लगभग आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है आपका 3435 करोड़ रुपए जो है आपके यहाँ पे खर्चा किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण के द्वारा ई बसेस की खरीद और संचालन के लिए आपको ये रुपये दिया गया है। अब देखिए बच्चे, हर एक स्टेट में जो ये आपकी सार्वजनिक परिवहन की जितनी भी आपकी सिस्टम होती है ना, आप लोग अपने शहरों में देखेंगे तो एक तो आपकी प्राइवेट गाड़ी होती है ना, और एक जो है आपकी पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन में आपकी आती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जो है आपकी बसेज आती हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए जो है आपके शहर में क्या होगा, एक पीटीए होगा। पीटीए का मतलब होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। तो हर एक शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होता है। तो बेसिकली जो आपका रुपया है ये इन अथॉरिटी को दिया जाएगा, और ये अथॉरिटी क्या करेंगी, ये जो है ई बस को खरीदेंगी, ठीक है। ई बस को खरीदेंगी और फिर जो है ये रुपए का आपका खर्च होगा, पहले तो खरीद पे खर्च होगा, उसके बाद में इनके संचालन पे खर्चा होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका इन पीटीओ को दिया जाएगा। अच्छा, ये स्कीम जो है कब से कब तक के लिए है, तो ये स्कीम जो है 2024-25 से लेकर के 2028-29 तक, ठीक है। 2024-25 से लेकर के 2028-29 तक लगभग जो है 38,000 से ज़्यादा 38,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसों की तैनाती का समर्थन करता है। मतलब कि है 2028-29 तक जो है सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया जाएगा किस चीज़ में, ई बसेस को खरीदने में। और टोटल सरकार ने जो उद्देश्य बनाया है कि कितनी ई बसेस खरीदनी है, तो ये जो है आपकी 38,000 से ज़्यादा जो है बसें खरीदी जाएंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी तैनाती की तारीख से, मतलब जिस दिन ई बस जो है खरीदी जाएगी उससे 12 साल तक, ठीक है। ये जो ई बस होगी इसकी जो लाइफ स्पेन अभी बताई गई है कि कितना साल तक रहेगी, जब से आपकी खरीदी गई है उससे 12 साल तक जो है आपको ये काम करेगी, ठीक है। तो ये बच्चे आप लोग देख रहे होंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए जो आपका फॉसिल फ्यूल एनर्जी पे जो हमारी पूरी की पूरी अभी ये जितना भी हमारे देश में जो सार्वजनिक परिवहन का जितना तंत्र है, जो सिस्टम है, वो सारा का सारा आपका पेट्रोल पे चलता है ना। आपको पता है सारी की सारी बसेज हो गई आपकी, जो है अलग अलग प्रकार की जो सार्वजनिक क्षेत्र की बसेज होती हैं, ठीक है। कुछ आपकी जो है सिटी बसेज होती हैं, कुछ जो आपके इंटर स्टेट होती हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो है बसेज होती हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा होती हैं, और उन सभी में जो है अभी आपका पेट्रोल डाला जाता है ना।
तो हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल से, उसे जो है यहाँ शिफ्ट करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है, एक PME बस सेवा इसे लॉन्च किया गया है। लगभग ये रुपए जो है सरकार ने इसे दिया है, और जो PTA है, PTA का मतलब होता है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़, इन्हें जो है पैसा दिया जाएगा ये खर्च करने के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको याद रखना है। अगली बच्चे जो न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। हमने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी स्पेसएक्स की। स्पेसएक्स जो है आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन स्पेस के सेक्टर में बच्चे अभी जो है नासा के बराबर जो है इसका नाम लिया जाता है ना। नासा जो है एक सरकारी स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, और स्पेसएक्स भी यूएस में ही काम करती यूएस बेस्ड कंपनी है, लेकिन ये गवर्नमेंट एजेंसी नहीं बच्चे, ये जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, और इसके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया है। क्या किया है, स्पेसएक्स ने पहली निजी स्पेस वॉक के लिए सभी नागरिकों को स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया था, जिसमें कि 4 नागरिकों को कक्षा में ले जाया गया ताकि दुनिया की पहली निजी स्पेस वॉक का प्रयास किया जा सके। ठीक है, ये हमने पहली न्यूज़ पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और ये क्या है कि 4 सिविलियंस को, ठीक है, वो कोई एस्ट्रोनॉट नहीं थे बच्चे, स्पेसएक्स के द्वारा 4 सिविलियन को लिया गया। उन्हें जो है ये रॉकेट का नाम है आपका फॉल्कन 9 रॉकेट से जो है इन्हें क्या किया गया, स्पेस में इन्हें प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, उसके बाद में इनसे क्या करवाया गया, स्पेस वॉक करवाई गई। ठीक है, और ये किसी भी निजी कंपनी के द्वारा ये जो है पहला स्पेस वॉक है जो कि अभी तक दुनिया में पहले किसी कंपनी ने करवाया है। और फिलहाल अभी जो रिसेंट न्यूज़ है वो ये है कि स्पेस वॉक जो है ये करके जो ये सिविलियंस थे, जो एस्ट्रोनॉट थे, ये वापस आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो करंट इसका न्यूज़ है यहाँ पे देखिए बच्चे, इस ट्यूब को भेजा गया था और इस ट्यूब से जो है कुछ देर के लिए सिविलियंस को जो है आपका बाहर उतारा गया था। स्पेस वॉक ये हुई थी और पहली जो है आपका स्पेस वॉक थी किसी निजी कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो अभी जो आपकी न्यूज़ है स्पेस वॉक क्रू पोलरिस डॉन, ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, ये जो स्पेसएक्स का ये पूरा मिशन था ना, इसका नाम इन्होंने क्या रखा था, इसका नाम रखा था पोलरिस डॉन। तो पोलरिस डॉन जो है ये 5 दिनों तक कक्षा में रहने के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया है। इसमें कि दुनिया के पहले वाणिज्यिक स्पेस वॉक वाले एक ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन के बाद 4 अंतरिक्ष यात्री घर लौट आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चालक दल ने कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीकी प्रदर्शन किए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। स्पेस वॉक का मतलब क्या होता है, आपका स्पेस में थोड़ी देर रहना, है ना, वो आपके स्पेस वॉक। ऐसा नहीं कि स्पेस में घूम करके आ रहे हैं, चक्कर लगा के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो इनके द्वारा किया गया था, और ये जो लोग चुने गए थे 4 लोग, ये सिविलियंस थे, याद रखना, ये एस्ट्रोनॉट नहीं थे, ये सिविलियंस को चुना गया था। उन्हें ट्रेन किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिना ट्रेनिंग के नहीं गए होंगे, उन्हें ट्रेन किया गया था और उन्हें जो है इस ट्यूब नुमा शटल के माध्यम से क्या किया गया था, स्पेस में ले जाया गया था। तो इस पूरे मिशन का नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसका नाम था पोलरिस डॉन। आपको पूछा जाएगा कि पोलरिस डॉन जो है ये किसके द्वारा सेंड किया गया था, ये भेजा गया था स्पेसएक्स के द्वारा, और जिस रॉकेट के माध्यम से इसे भेजा गया था उसका नाम था फॉल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, तो रॉकेट में जो है आपका इस स्पेस शटल को भेजा गया था, जिसमें कि 4 क्या थे, 4 जो है अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, स्पेसएक्स का है। अगली जो न्यूज़ है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अनमोल खरब जो कि भारत की एक उभरती हुई बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा एक और टूर्नामेंट जीत लिया गया है। ये क्या है बच्चे, वुमेन सिंगल इवेंट है, कहाँ पे, बेल्जियन इंटरनेशनल 2024। ठीक है, तो बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 इसका जो वुमेन सिंगल का खिताब है, टाइटल है, वो एक भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। इनका नाम है अनमोल खरब। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई इवेंट आता है कि जहाँ पे हमारे खिलाड़ी जो है इस तरीके से सिंगल इवेंट को जीत रहे हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट्स है सिंगल इवेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी न्यूज़ होती है, और खास करके खिलाड़ी का नाम और खिलाड़ी का खेल। तो अनमोल खरब कौन से खेल से रिलेटेड है आपको याद रखना है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं अनमोल खरब। अब आज की जो है आपकी छोटी छोटी खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अल नज़ा, इसके 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी सलाला एक जगह है जो कि ओमान में है, इसके लिए रवाना हो गई है। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम है आपका अल नज़ा। अल नज़ा में कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं, भारत और ओमान के द्वारा इसमें हिस्सा लिया जाता है। ठीक है, और इस बार यानी कि 2024 के जो संस्करण है, एडिशन है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, इसे सलाला ओमान में आयोजित किया गया है, बस इतना सा। ठीक है, याद रखिएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज है अल नज़ा। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये आपकी रिलेटेड है एक मोबाइल एप्लीकेशन से। अभी वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन
पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जो मंत्री हैं इनका नाम है राजीव रंजन सिंह। कहीं कहीं पे इनका आपको दूसरा नाम भी मिलेगा, उनका दूसरा नाम है लल्लन सिंह। ठीक है, तो ये जो आपके व्यक्ति हैं हमारे जो मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है, इनके द्वारा भुवनेश्वर में उड़ीसा में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसका नाम है रंगीन मछली मोबाइल ऐप। ठीक है, रंगीन मछली मोबाइल ऐप इसका नाम है। और ये बेसिकली जो रंगीन मछली मोबाइल ऐप है ये क्या करता है, देखिए ये जो आपका रंगीन मछली मोबाइल ऐप है ये आपका लॉन्च किया गया है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री के द्वारा, मतलब कि राजीव रंजन सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों के बारे में बहुभाषी जानकारी प्रदान करेगी। तो बेसिकली जो फिशरीज है, जो मत्स्य पालन है, उसको जो है कॉमर्शियल, आप लोग देखते होंगे बच्चे की बहुत जगह वैसे सरकारी स्कीम भी बहुत ज़्यादा चलती है मत्स्य पालन के लिए, लेकिन कुछ लोग जो है इसे जो है कॉमर्शलाइज भी करते हैं, मतलब कि बिजनेस जो है इससे रिलेटेड जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस तभी करेंगे जब चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी। तो भारत में कितने प्रकार की मछलियां हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, वो कैसी कैसी होती है, उनको पालने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बेसिकली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप भी मछली पालन में कुछ करना चाहते हैं तो राजीव रंजन सिंह जी के द्वारा जो है एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसका नाम है रंगीन मछली मोबाइल ऐप। ठीक है, और ये जो है 8 भारतीय भाषाओं में अवेलेबल है। जिस भी भाषा में आप लोग चाहेंगे उस भाषा में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगली जो आपकी न्यूज़ है बच्चे ये रिलेटेड है एक ऑपरेशन से। अभी भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है। भारत ने तूफान यागी से प्रभावित देशों, कौन कौन से देश हैं, म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, इनको मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन सद्भाव नाम से। ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया है इस साल। एशिया में, साउथ एशिया में सबसे शक्तिशाली जो तूफान आया है बच्चे, ये आया है आपका यागी। ठीक है, स्टार्ट ये आपका जापान की तरफ से हुआ था, मैंने आपको बताया था ऑपरेशन यागी, तूफान टाइफून यागी के बारे में। और इस साल जो है अभी तक का जो साउथ एशियन रीजन में जो सबसे शक्तिशाली जो तूफान आया है वो है आपका ये टाइफून यागी। ठीक है, तो इसने हमारे जो पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हो गया आपका, एक आपका म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, इन कंट्रीज़ को इसने जो है काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचाई है। तो इन कंट्रीज़ को जो है आपका ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भेजने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो एक फेस्टिवल से रिलेटेड है। अभी बच्चे आज जो है आपका पैगंबर मोहम्मद का जन्म दिवस है। ठीक है, और ये जो दिन होता है इस्लाम धर्म में वो आपका मनाया जाता है किस दिन, किस नाम से, ये मनाया जाता है ईद के नाम से। ईद जो है आपकी अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, आज जो वाली ईद है इसे कहा जाता है मिलाद उन नबी। ठीक है, इस ईद को क्या कहा जाता है, मिलाद उन नबी कहा जाता है। मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन जो है आपका देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डालने के लिए आज क्या किया जा रहा है, अलग अलग जगह ये बच्चे आज के दिन जो है सेमिनार्स होते हैं। ठीक है, सम्मेलन होते हैं अलग अलग जगह, और इन सम्मेलन को क्या कहा जाता है, मिलान महफिल कहा जाता है। ठीक है, तो मिलान महफिल या फिर सीरत सम्मेलन जो है आयोजित किए जाएंगे, और वहाँ पे जो है आपका पैगंबर मोहम्मद पैगंबर साहब की जो टीचिंग्स होंगी, ठीक है, उनकी जो जो उनकी टीचिंग्स हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उन्हें जो है आपका बताया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ ये याद रखिएगा कि जो मिलाद उन नबी फेस्टिवल्स है ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, क्यों मनाया जाता है ये। ठीक है, तो याद रखना इस दिन जो है आपका मोहम्मद पैगंबर जी का क्या था, जन्म दिवस है, इसीलिए जो है इसे आपका मनाया जाता है मिलाद उन नबी के नाम से। अगली जो न्यूज़ है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भुज और अहमदाबाद दोनों ही जगह आपकी कहाँ पे है, गुजरात में है। भुज और अहमदाबाद के बीच में देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा वंदे मेट्रो को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। भारत में गैर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं लंबी दूरी किया करती हैं, जबकि जो उपनगरीय ट्रेन सेवाएं होती हैं वो छोटी दूरी के लिए होती हैं। ठीक है, आमतौर पर मतलब कि 150 किलोमीटर तक की होती हैं। तो ये बच्चे आपकी हमारे देश की ये जो आपकी ट्रेन सर्विस है इसका नाम है आपका, इसका नाम जो है आपका वंदे मेट्रो है। ठीक है, तो वंदे मेट्रो को जो है आपका लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, याद रखना। ठीक है, लॉन्च किया जाएगा और कहाँ से कहाँ चलेगी ये भुज से लेकर के अहमदाबाद चलेगी। और इसकी खासियत क्या है, ये जो वंदे मेट्रो है इसकी खासियत यह है कि ये पहली गैर उपनगरीय मेट्रो सेवा है। ठीक है, तो गैर उपनगरीय का मतलब क्या होता है, जो गैर उपनगरीय मेट्रो सेवाएं होती है बच्चे ये लंबी दूरी तक, मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर तक जाती है। ठीक है, कुछ मेट्रो सर्विसेज ऐसी होती है ना जिनका जो आपका डिस्टेंस होता है वो छोटा
सा होता है, ठीक है, तो छोटे डिस्टेंस पे चलती है। ये जो है आपकी लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेन है, ठीक है, तो याद रखना इसका नाम है वंदे मेट्रो। कहाँ से कहाँ तक? भुज से अहमदाबाद तक आपकी चलाई जाएगी। अगली है जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड ने महाराष्ट्र के पुणे में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली विकसित करने के लिए साझेदारी घोषणा की है। दो कंपनीज हैं इसमें, एक तो आपका जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड है और दूसरी आपकी है मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है मिलकर के महाराष्ट्र के पुणे में क्या करने वाले हैं बच्चे? ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए पूरी की पूरी वैली का मतलब है कि पूरी पूरी हब जो है बनाने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो यूनिट लगाई जाएंगी, जो इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप की जाएगी, वो पूरी की पूरी किस चीज़ से रिलेटेड होगी? ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड होगी, ठीक है। और इस तरीके की जो है आपके पहला एक हब बनाया जा रहा है जो कि हाइड्रोजन से, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। और कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये महाराष्ट्र के पुणे में बनाया जा रहा है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो बेसिकली न्यूज़ में जो है आपको जो छोटी छोटी सी आपकी इन्फॉर्मेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे आपको महाराष्ट्र पुणे याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ट्रेन का नाम वंदे मेट्रो है, ठीक है। और वंदे मेट्रो की खासियत क्या है कि ये जो है आपकी गैर उपनगरीय है, ठीक है। गैर उपनगरीय जो मेट्रो होती है वो आपकी लॉन्ग रेंज की होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। वो आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। तो इतना जो है आपको याद रखना है। हर प्रकार की न्यूज़ में जो छोटी जो न्यूज़ है बच्चे, उसमें आपका यही पर्पस है कि सिर्फ आपको जो न्यूज़ बताई जा रही है सिर्फ आप वो याद रखें, ठीक है। जब डिटेल की बात करते हो, डिटेल में आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। छोटी न्यूज़ में जो है आपको सिर्फ जो न्यूज़ बताई जाती है वो ही आपको याद रखनी होती है, ठीक है। बाकी बच्चे अगर आप आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आरआरबी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जो है एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल आपको उसके लिए भी पढ़ना है, तो आप मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन खोल कर देखिएगा। आपका जो है आरआरबी का फाउंडेशन बैच जो है ये लॉन्च हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पर रिकॉर्डेड लाइव दोनों प्रकार की क्लासेस चल रही हैं। हर तरफ से नॉन टेक का जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करवाया जा रहा है, ठीक है। तो एक बार जाइएगा जरूर। फाउंडेशन बैच जो है आपका है वहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, ठीक है। नॉन टेक का हर एक सब्जेक्ट जो है आपको वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, बल्कि आरआरबी जेईई का जो CBT 2 का जो सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है, वो भी आपको तैयार करवाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर बाकी मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।